channel Interesting Physics Classes. I am Noresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. Now let's start our lecture number 4, which is from chapter number 1, Electric Charges and Fields. And today's topic is प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ने से पहले हम लोग पिछले वीडियोस लेक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियोस लेक्चर में हम क्या क्या सीख चुके हैं. हम सीख चुके हैं कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस. क्लियर. अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की. एग्जैक्टली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है. ओके, लाइक यू हैव गिवन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हैं. Like you have given a system of charges in a plane. Okay, कोई आपने XY प्लेन कंसीडर किया और इसके अंदर कई सारे चार्जेस रखे हुए हैं. इन सिस्टम के अंदर एक चार्ज है जो कि बेचारा चार्ज है जिसको कुछ भी नहीं करना है. ओके, तो वो बेचारा चार्ज आपने कंसीडर कर लिया कि वो जो बेचारा चार्ज है वो आपका Q1 है. ओके, और बाकी ये जो चार्जेस है ना, ये सारे के सारे चार्जेस क्या कर रहे हैं, ये सारे चार्जेस इस वाले चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. अब आप चाहते हैं कि आप टोटल फोर्स को पता कर लें कि इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है. तो यू हैव टू यूज अ मेथड दैट इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. क्लियर. अब सबसे पहले तो ये डेफिनेशन लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की. क्या कहता है? टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज due to number of charges is the vector sum of individual forces acting on that charge due to the presence of other charges. Clear? If you want to find out the total force, अगर आपको गिवन चार्ज पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप सभी फोर्सेस का वेक्टर सम निकालिए और निकालने के बाद टोटल फोर्स को आप कैलकुलेट कर दीजिए. क्लियर. अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. ओके, अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच जो भी फोर्स लग रहा है वो किसी तीसरे चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से अफेक्ट नहीं करेगा. ओके, अब ड्राइव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से टोटल फोर्स एक्सर्ट ऑन अ गिवन चार्ज. क्लियर. सबसे पहले आपने क्या कंसीडर किया? एक ऐसा चार्ज कंसीडर करा जिसके अंदर कोई भी दमखम नहीं है, वो अपने इस प्लेन के अंदर खामोशी से बैठा हुआ है. ओके, बाकी जितने भी चार्जेस हैं वो इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले आपने क्या करा कि आपने Q2 चार्ज कंसीडर करा, उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से आपने मान लिया R2. ओके, Q1 चार्ज के लिए आपने पोजीशन वेक्टर कंसीडर करा R1 वेक्टर, Q3 चार्ज के लिए आपने कंसीडर करा R3 वेक्टर और Qn चार्ज के लिए आपने कंसीडर करा दिस इज Rn वेक्टर. क्लियर. अब सबसे पहले क्या होगा कि ये जो आपका Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा. तो जाहिर सी बात है कि दोनों चार्जेस की पोलैरिटी सेम है, मतलब प्लस प्लस के हैं ये दोनों चार्जेस. तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? एग्जैक्टली रिपल्शन होगा. तो रिपल्शन के केस में व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इन दिस वे. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F वेक्टर 1 2. क्लियर. अब यहां देख लीजिए. नाउ फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3 कितना होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन? द डायरेक्शन इन this way. Okay, and it is represented by F vector 1 3. Okay, and what will be the force on charge Q1 due to Qn? तो Qn चार्ज की वजह से क्या डायरेक्शन होगी फोर्स की? इन दिस वे, एंड इट इज नोन एज F वेक्टर 1n. क्लियर. अब आपको क्या करना है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं
इस चार्ज पर, इसका सिर्फ आपको वेक्टर सम करना है। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर 1 2, एफ वेक्टर 1 3 एंड दिस इज एफ वेक्टर 1 n। क्लियर। अब आप क्या करिए, आप सिंपल वे में सबसे पहले एफ वेक्टर 1 2 की वैल्यू निकालिए विद द हेल्प ऑफ अ कूलॉम्स लॉ। ओके, नाउ एफ वेक्टर 1 2 कितना हो जाएगा, दैट इज के। कौन कौन से चार्जेस आपको दे रखे हैं, दिस इज Q1 एंड Q2। ओके, तो दिस इज Q1 Q2 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दैम, तो यू कैन टेक द पोजीशन वेक्टर। देखो इसका R1 है, इसका R2 है, तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, R वेक्टर 2 1। क्लियर। तो दिस इज R square 2 1 and R cap 2 1, the direction of this position vector in this way। क्लियर। अब जरा देख लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कंसीडर किया, देन एफ वेक्टर जरा 1 3 फाइंड आउट करिए कितना होगा, तो दिस इज के Q1 Q3 चार्ज अपॉन R स्क्वायर, द पोजिशन वेक्टर पता करो, Q3 के लिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी R वेक्टर 3 1। ओके, तो इट इज R स्क्वायर 3 1 एंड इट इज R कैप 3 1। इक्वेशन नंबर 3, देन डॉट 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 आपने सभी के लिए निकाला, तो n चार्जेस के लिए जरा निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, एफ वेक्टर 1 n इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज के Q1 Qn अपॉन R स्क्वायर n1 R कैप n1। इतना काम तो आप कर लेंगे, कूलॉम्स लॉ आप जानते हैं, आपने अप्लाई करा, एफ वेक्टर 1 2 एफ वेक्टर 1 3 और एफ वेक्टर 1 n की वैल्यू आपने निकाल ली। देन यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आपको क्या करना है, इन सबको एड अप करना है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, जरा देखो, एफ वेक्टर इज इक्वल टू, जो भी कॉमन है, देखो इसमें k कॉमन आएगा और क्या आ रहा है, Q1 कॉमन आ रहा है, बाकी तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप उसको बाहर कर लीजिए, दैट इज k Q1। अब बचा क्या क्या आपके पास, आपके पास बचा है Q2 अपॉन R स्क्वायर 2 1 R कैप 2 1 प्लस Q3 R स्क्वायर 3 1 R कैप 3 1। ओके, प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन R स्क्वायर n1 R कैप n1। बहुत आसान है, इतना काम आराम से कर सकते हैं। देन यू हैव टू डू समेशन। आपको क्या करना है, आप समेशन लेना है, समेशन ले लीजिए। तो आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से लेके n तक वेरी कर रहा है। ओके, तो आपने जब इसका समेशन लिया तो कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 to n। ओके, एंड व्हाट विल बी दिस वन, दिस इज qi अपॉन r स्क्वायर i1 r कैप i1। इतना काम कर लेंगे। अब आपको क्या पता है, इसको क्वेश्चन नंबर 5 कंसीडर करिए और फिर लिख दीजिए कि मुझको पता है। अब आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि a कैप इज इक्वल टू कितना होता है, दैट इज a वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो सिमिलरली r कैप i1 कितना हो जाएगा, दिस इज r वेक्टर i1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर i1। क्लियर। इस वैल्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज k(q1) summation i is equals to 2 to n, and what will be this one, it is qi अपॉन r क्यूब i1। देखो r स्क्वायर i1 यहाँ पर था और r i1 यहाँ पर आया, तो कितना हो जाएगा, r क्यूब i1 r वेक्टर i1। क्लियर। अब इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो k की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज q1, दिस विल बी sigma I is equals to 2 to n, and this is qi, and what will be this one, magnitude of r1 vector minus ri vector whole cube into r1 vector minus ri
vector. Clear? This is the impression of principle of superposition if you want to find out the forces between the multiple charges. Is that clear? जल्दी से इसको अपनी कॉपीज में उतार लीजिए. लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड डेरिवेशन. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मल्टीपल चार्जेस. ओके, आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस. ओके, तो सबसे पहले वही सब करना है. फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर अ प्लेन. आपने एक प्लेन कंसीडर करा एक्स वाई प्लेन और आपने इसके अंदर मान लिया कि यहाँ पे इस प्लेन के अंदर कई सारे चार्जेस, लगभग n चार्जेस इसके अंदर सिचुएटेड हैं. ओके, एक चार्ज जो है वो जनाब टेस्ट चार्ज है जो कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इनका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं. और बाकी क्या है, ये सारे के सारे सोर्स चार्ज है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये वाला जो चार्ज है वो अफेक्ट हो रहा है. तो आपको पता करना है कि इस पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है. क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये डेफिनेशन लिखनी है. डेफिनेशन क्या है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट. ओके, आप इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे एंड देन उनका वेक्टर सम कर देंगे, देन यू कैन फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, और साथ के साथ ये भी सीख लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस डज नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस. अगर आप दो चार्जेस के बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं तो तीसरा चार्ज उसको किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं करेगा. क्लियर? अब क्या हुआ, ये आपके टेस्ट चार्ज है, ये आपके हैं सोर्स चार्ज, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ. तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वही डायरेक्शन होगी जो कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन थी. ओके, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो गई, E1 वेक्टर, और इसकी वजह से Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 वेक्टर, और Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी En वेक्टर. यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसा कि आपको इस डेफिनेशन में बताया गया है बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए. E वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन En वेक्टर. क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आपको E1 कैलकुलेट करना है. तो E1 कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, क्या था वो कि KQ अपॉन R स्क्वायर. कौन सा पोजीशन वेक्टर लेंगे, इन दोनों के बीच का पोजीशन वेक्टर लेंगे. कितना हो जाएगा, दिस इज R स्क्वायर 10 एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन R कैप 10. ओके, ये जो पोजीशन वेक्टर मैं ले रही हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं ले रही हूँ. ओके, पिछली वीडियोस में हम सीख चुके हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर बिटवीन द टू चार्जेस. जाइए वहाँ सीखिए, सीखने के बाद यहाँ पे आके उसको अप्लाई करिए. ओके, देख लीजिए. देन हाउ कैन वी फाइंड आउट E2 वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो सेम एज KQ एंड द पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर 20, तो इट इज R स्क्वायर 20 R कैप 20. इक्वेशन नंबर 5 एंड सो ऑन. यू कैन ऑल्सो फाइंड E वेक्टर N. E वेक्टर N कितना निकल के आएगा, दिस इज KQ अपॉन R स्क्वायर N0 R कैप N0. इतना काम हो गया. अब कुछ नहीं करना है, आपको इन सब की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या है ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जरा देखिए. E वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. अब जरा देखो इसके अंदर कॉमन क्या क्या है. तो यहाँ पे कितना है KQ, तो ये Q1 कर लीजिए, Q2 कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए Qn, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो रहा है. अब जरा देखिए कॉमन क्या क्या है. तो इसमें जो कॉमन है वो सिर्फ है K. तो आपने कॉमन ले लिया K एंड देन आपके पास क्या क्या बचा, आपके पास बचा Q1 अपॉन R स्क्वायर 10 R कैप 10 प्लस Q2 अपॉन R स्क्वायर 20 R कैप 20 प्लस एंड सो ऑन Qn अपॉन R स्क्वायर N0 इंटू R कैप N0. ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, सिंपल आप समेशन ले सकते हैं. वैल्यूज आपकी कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रही हैं, वैल्यूज आपकी 1 से लेके n तक वेरी कर रही हैं.
तो ये हो जाएगा आपका k सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n, ओके, एंड दिस इज क्यू आई अपॉन आर स्क्वायर आई जीरो आर कैप आई जीरो। क्लियर? अब आपको क्या करना है, आपको वही करना है कि मैं जानता हूं। आप क्या जानते हैं? वही जानते हैं जो अभी अभी आपको बताया गया है। क्या बताया गया है कि आर कैप आई जीरो बराबर हो जाएगा किसके? आर वेक्टर आई जीरो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर आई जीरो के। आप ये वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करिए तो कितना निकल कर आएगा? दिस इज के सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड देन क्यू आई अपॉन आर क्यूब आई जीरो आर वेक्टर आई जीरो। थोड़ी सी और सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर दीजिए। के की वैल्यू कितनी होती है? दिस इज के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आई इज इक्वल्स टू 1 to n and this is qi. What will be this one? Magnitude of r0 vector minus ri vector का whole cube into r0 vector minus ri vector. Is that clear? Okay, this is the electric field between the multiple charges. Note करिए इसे. Now let's start numericals. Okay, numerical number 1 आपसे क्या कहता है कि 5 point charges each of value plus q coulomb are placed on 5 vertices of a regular hexagon. Okay, you have given a regular hexagon और इसके vertices पर 5 चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि आपके जो ए वाली वर्टिसेस है उस पर प्लस क्यू चार्ज है, बी वाली पर भी प्लस क्यू है, सी वाली पर प्लस क्यू चार्ज है, डी वाली पर प्लस क्यू चार्ज है और ई वाली पर भी प्लस क्यू चार्ज है, एफ पर कुछ भी नहीं है। ओके, फिर क्या कहता है? ऑफ साइड एल मीटर। ये जो आपका रेगुलर हेक्सागन दे रखा है इसकी एक साइड आपको दे रखी है एल मीटर। तो इसका मतलब क्या है? ये वाली सारी साइड्स भी कितनी कितनी हो जाएंगी? एल मीटर की होंगी। ओके, आगे आपसे क्या कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। आपको मैग्नीट्यूड पता करना है ऑन चार्ज माइनस क्यू कूलॉम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेक्सागन। ओके, यहाँ पे जो सेंटर है हेक्सागन का इस पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू कूलॉम। आपको पता करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन इट। ओके, कि इस पे कितना मैग्नीट्यूड होगा। ओके, अब जरा आप यहाँ देख लीजिए। देखो ये तो आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। इसकी वजह से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? अट्रैक्शन होगा। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन दिस वे? क्लियर? यहाँ पे आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन दिस वे? नाउ यू कैन राइट हियर फोर्स ऑन A and D. Force on A and D are equal and opposite. So they cancel the effect of each other. Cancel the effect of each other. Clear? तो ये वाला जो फोर्स इस पे लग रहा होगा ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है? इधर देख लो, यहाँ पे देखो बी वाले वर्टिसेस पर क्या है? प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। ई वाले पे जरा देख लीजिए, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ओके, अब यहाँ देख लो फोर्स ऑन बी एंड ई आर ऑल्सो इक्वल एंड अपोजिट। बी वाला और ई वाले पे जो फोर्स होगा वो भी इक्वल और अपोजिट होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये इसके इफेक्ट को भी कैंसिल आउट कर देगा। तो इसका नंबर 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन बी एंड ई आर इक्वल एंड अपोजिट, so they cancel the effect of each other. Cancel the effect of each other. यहाँ तक क्लियर है? अब क्या रह गए? अब रह गए
चार्ज एट द वर्टिसेस ऑफ सी। ओके, अब सी पर आपका चार्ज कितना है प्लस क्यू, और एफ पर आपका किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं है। क्लियर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, चार्ज फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी के, एक चार्ज आपको क्या दे रखा है क्यू और दूसरा माइनस क्यू, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो साइन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो के क्यू इंटू क्यू अपॉन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अगर ये वाली एल है तो ये भी क्या हो जाएगी एल होगी, तो दिस विल बी एल स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, तो डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स अलोंग ओ सी। क्लियर। तो what will be the magnitude of a force? Magnitude of a force is k q square upon l square in the direction OC। तो डायरेक्शन की तो आप बात ही मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो डायरेक्शन को रहने दीजिए। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q। ओके, क्या दे रखा है, गिवन दैट। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आपको दिया क्या है, कि आपके जो चार्जेस है Q1, Q2 और Q3 ये किसके बराबर है, Q के इक्वल है। ओके, एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। ओके, कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 चार्ज यहाँ पर है और Q3 चार्ज यहाँ पर है। और ट्राइंगल आपको कैसा दे रखा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है ऑफ साइड L। तो अगर ये वाली साइड L है तो बाकी साइड भी क्या हो जाएंगी, सारी L हो जाएंगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q with the same sign as Q placed at the centroid of the triangle। ओके, यहाँ पे जो ट्राइंगल का जो सेंटर है यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है। आपको इस Q चार्ज पर टोटल फोर्स पता करना है ड्यू टू दीज चार्जेस। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले तो आप Q1 चार्ज की वजह से Q चार्ज पे लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करिए। ओके, अब देखो ये अभी आपका प्लस का है तो और ये वाला भी आपका प्लस का है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, एग्जैक्टली रिपल्शन होगा। अगर रिपल्शन होगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, क्या डायरेक्शन होगी, इन दिस वे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। आप इसको कंसीडर कर लीजिए कि ये फोर्स आपका है F1। क्लियर। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F1 वेक्टर, कितनी निकल कर आएगी, देखो K पहला वाला चार्ज क्या है Q1 और दूसरा वाला Q अपॉन डिस्टेंस आप कंसीडर कर लीजिए कि ये जो इसकी डिस्टेंस है ये होगी आपकी R। तो यहाँ पे आपने करा R स्क्वायर एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन अलोंग AO कैप। इज इट क्लियर? दूसरा देख लो, अब क्या होगा, ये वाला जो Q2 होगा ये इस पर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, इट इज आल्सो रिपल्सिव, सो द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इज इन दिस वे। तो दिस इज फोर्स F2। नाउ यू कैन कैलकुलेट इट, F2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज K Q2 Q अपॉन इट इज आल्सो R स्क्वायर एंड दिस इज BO डैश। इज इट क्लियर? देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट द F3। F3 is equals to कितना होगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स एंड दिस इज F3। तो व्हाट विल बी दिस वन, इट इज K Q3 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू CO कैप। इतना काम कर लिए। आपको करना क्या है, टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। तो विच मेथड यू आर यूजिंग, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो जितने भी आपके फोर्सेस होंगे उनको क्या करेंगे, एड अप कर लेंगे। ओके, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर के। इज इट क्लियर? अब जरा देख लो, Q1 Q2 और Q3 तो बराबर है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, दैट इज KQ और दिस इज कैपिटल Q। R स्क्वायर भी आपका बाहर आ जाएगा। अब रह क्या गया, आपके पास रह गया AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप। क्लियर? अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। वेक्टर अलजेब्रा देखो, AO कैप की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ AO कैप। तो इसकी डायरेक्शन कैसी है, कुछ ऐसी है। किसकी डायरेक्शन है ये,
AO कैप की है। What will be the direction of a BO cap? This is the direction of a BO cap. Okay, तो BO cap की डायरेक्शन कैसी है? कुछ ऐसी है। Clear? And what will be the direction of a CO cap? This is the direction of a CO cap. So what will be this one? This is the direction of a CO cap. Okay. If you have given a 3 vectors, तो ऐसी सिचुएशन में इन वेक्टर्स को एडअप करने के लिए आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हेड टेल मेथड. तो यहाँ देख लो, पहले वाले वेक्टर की हेड से दूसरे वाले वेक्टर का क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है. दूसरे वाले वेक्टर की हेड से तीसरे वाले वेक्टर का क्या मिल रहा है? टेल मिल रहा है. तो ये तो आपका हो गया कि अगर आप इन वेक्टर्स को एडअप करना चाहते हैं तो आपको पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इन दिस केस रिजल्टेंट कौन बताता है? जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है तो उसमें क्या होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होता है वो पहले वाले वेक्टर की टेल से मिलता है और रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड होता है वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड से मिलता है. ओके, तो यहाँ पे कहीं जाके रिजल्टेंट होगा. क्लियर? तो ऐसी सिचुएशन में आपका AO कैप प्लस BO कैप प्लस CO कैप जो आपका निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके, तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जब आप 0 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? द रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. एंड इफ़ यू वांट टू लर्न फिजिक्स इन इंटरेस्टिंग वे, सो इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए. थैंक यू सो मच.